बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। आज कौम की आवाज़ में एक बहुत ही मुनफरिद और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी आप सुन रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि लोग उसको सुनकर और देखकर हैरान हैं। मैं बात करना चाहती हूँ इंडियन मीडिया की करंट अफेयर्स सेंसेशन का। कौन है करंट अफेयर्स सेंसेशन? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी, ये नाम आता था, किसको नहीं पता होगा। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में हर दूसरे इंसान को पता है कि अर्नब गोस्वामी एक पॉलिटिकल इंडियन एंकर है, जिनको अंदर की खबरें होती हैं, जो शायद हुब्बुल वतनी के उस जज्बे से प्रोग्राम करते हैं कि प्रोग्राम में बैठे गेस्ट उनसे डरते हैं। दुनिया भर से वो लोगों को अपने प्रोग्राम में लेते हैं और इंडिया का बोलबाला करना चाहते हैं और इंडिया की महानता को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उनकी इस महानता के पीछे, उनकी इस बहादुरी के पीछे और उनके इस तमाम ये जो प्रोग्राम की गुफ्तगू होती है या रिसर्च होती है, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो वो किसी से नहीं डरते और गेस्ट को पूरे तरीके से बैश करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये पाकिस्तान के सामने भी आ गया और दुनिया भर के सामने भी आ गया। हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक एंकर पर्सन के हक़ाइक़ नहीं है जो उमड़कर सामने आए हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं। पाकिस्तान इससे कैसे मुतासिर हो रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडिया की सरकार में या वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों में कौन कौन है जो अर्नब गोस्वामी का साथ देता रहा है, कौन वो लोग हैं जो अपने ही लोगों को मरवाते रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक खाली ना हो। इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। अपने इस टॉपिक पे तो बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं और अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम्स में बहुत बार शिरकत कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और क्योंकि आप उनके प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं तो आपको क्या लगता रहा, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, फिर आई विल कम टू। देखिए, मैंने जब भी उसका प्रोग्राम किया, ही इज वेल फेड, ही इज फेड बाय आरएलएस ग्रुप, जिसमें नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और ये जो है चौथा अजीत डोभाल, ये उनको फीड करते हैं। ये उनका अखंड भारत और जो है भारत का एक वो जो है बड़ा सख्त मकरूज चेहरा लेके चलता है और फिर रॉश को साथ फीड करते हैं। राइट। और इतना अग्रेसिव इसीलिए होता है कि वो सिर्फ नेशनल थिंकिंग में चलता है और इसका एम सिर्फ है कि कश्मीर बैशिंग एंड पाकिस्तान एंड और इसमें हमने बड़े प्रोग्राम में गया और मैं तो खैर वेरी वेरी वोकल विद हिम एंड इट इंसल्ट हिम आल्सो बिकॉज़ द वे ही रिडिक्यूल। हमारे कुछ जो जाते हैं लोग वो थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं, बट ही अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज ऑफ हिज ओन टाइम, इसलिए वो बेहतर इसलिए होता है। इसका अप्रोच जो होती है, इसको पहले फीड कर देते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फिर ये दबा के चलते हैं। नरेंद्र मोदी का खास क्लोजेस्ट उसको एड्स में शामिल किया जाता है। तो ये इसकी ये बात पहले भी पता थी या ये चीजें अभी सामने आई हैं जब आप शिरकत करते थे या और लोग शिरकत करते थे? और ऑब्वियसली इसका प्रोग्राम यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स में भी रेफरेंस के तौर पर लोग उसको वॉच किया करते थे। तो क्या उस जमाने में भी लोगों को पता था या वो ये समझते थे कि जी बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़ा रिसर्च करने वाला एंकर है? कॉन्फिडेंट मीडिया में कभी कोई नहीं होता जब तक उसको गवर्नमेंट की पुश बनाई ना हो, ओके, और इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट ना करती, बल्कि उसको फीड करती हूँ कि आज तुमने या कल या उसको पूरा एक मैंडेट देते होंगे एवरी वीक कि तुमने इन टॉपिक्स को लेके आगे चलना है और तुमने ये कन्वे करना है, ये मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, कि जिसमें पाकिस्तान को, मुसलमानों को, कश्मीरियों को और प्रोजेक्शन ऑफ भारतीय जन बीजेपी एंड उनके जो कॉलोनियल हैं उनके लिए ये इसका टारगेट था। राइट। और फिर अग्रेसिव उस तरह होता है कि वो सुनता नहीं किसी की बात। अगर मैं ज्यादा बोलता मेरा माइक बंद कर देगा। ओह या। तो देन आई स्टॉप गोइंग। मैंने कहा यू कॉल्ड मी ऑल दैट टाइम, आई एम नॉट कमिंग, आई विल नेवर अटेंड, आई डोंट फील लाइक एंड यू आर एन इडियट ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर एंड आई विल नॉट शुड अटेंड योर। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू एंड आई डोंट गो ऑन एनी इंडियन चैनल बिकॉज़ उनका टॉपिक ही यही है कि पाकिस्तान में रेडी करो ना, 6 अपने लेंगे, 2 हमारे बिठाएंगे, 1 मिनट हमें देंगे, 10 मिनट उनको देंगे। So I think it's better we should not attend them. उनके प्रोग्राम्स को देखकर अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वो अपने लोगों से भी सिंसियर नहीं है। Absolutely. और इसकी एक और मिसाल हमें ऐसे मिलती है कि अर्नब गोस्वामी जिनके इतने ताल्लुकात रहे हैं, उनको जब अरेस्ट किया गया तो वहाँ के पुलिस स्टेशंस को और पुलिस वालों को जलाने की धमकियाँ मिली और ये उनके काबू में नहीं आ रहे थे। इसी वजह से ये तमाम चैट सामने आई है। तो क्या नेशनलिज्म है इंडिया में, क्या पॉलिटिकल सोच है वहाँ पर? और ऑब्वियसली ये तमाम धमकियाँ बीजेपी की तरफ से जा रही थी। उनकी सोच सिर्फ एक है, अखंड भारत।
और भारत जो आरएस के एक सोच यही है कि अखंड भारत क्या मतलब मतलब दे वांट दिस टू बी ओनली हिंदू स्टेट। ओके, ही वांट्स टू प्रमोट के हिंदू स्टेट होनी चाहिए। यहाँ पर कोई और जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इवन दलित को तो वो बिल्कुल इंसान ही एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरफ हिंदू स्टेट होनी चाहिए जी, जो एक सेकुलरिज्म का एक पहले इनका एक होता था जो नेहरू वक्त में और बाकी कांग्रेस के वक्त में, वो अब उनका खत्म हो गया और उनकी इस तरफ एक सोच है कि इसको हिंदू स्टेट होनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान चले जाए। इतना पुश ऐसे कर रहे हैं आप। ये आपने देखा मुसलमानों को लिंचिंग के ऊपर कितना सख्त करते हैं कि वो गाय के ऊपर मार के डंडों से मार देते हैं। तो ये आई थिंक ये स्टेट है और वो डरते हैं सब लोग। इवन वोट में मुसलमानों से वो जो वोट लेते हैं वो डंडे के जोर पे लेते हैं कि अगर नहीं दोगे हम आपकी फैमिली मार देंगे, आपको मार देंगे। वो बेचारे मुसलमान इसलिए वोट देते हैं, अदरवाइज नोबडी विल कास्ट वोट इन देयर फेवर। इट्स ओनली क्या गुंडागर्दी, और वो उसको लेके चलते हैं। और ये जो थ्रेट दे रहे थे अर्नाब किस तरफ से कि पुलिस को हम जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्हाट डज इट मीन? लेकिन पुलिस ने अपना ग्रज 16 पे निकाल लिया सॉर्ट आउट करने के लिए जी। जिस बुरे तरीके से उसको अरेस्ट करके लेकर गए और जितना वो शोर मचा रहा था, तो इतना कैदी जो होता है वो शोर नहीं बजाता अनलेस उसको पीछे से सपोर्ट कल नहीं तो आज मुझे छोड़ ही देना। वहाँ के कोर्ट्स टोटल उनके कंट्रोल में है। राइट। कश्मीर की अब ये देखें कि 1000 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है जो इन्होंने 370 रिवोक किया जी, 35A किया। इसकी भी खबर थी गोस्वामी को। तो वो कोई सब केस पड़े हैं, दे आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग। और जो डिसाइड करते हैं वो अभी उनकी फेवर में आहिस्ता आहिस्ता बाबरी मस्जिद देख लें, गुजरात के मुसलमानों को क्या किया वो देखने, सब उनको छोड़ते जा रहे हैं। वहीं के प्रोफेसर का ये कहना है कि जो गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ वो अब तक खत्म नहीं हो रहा और वही एपिसोड रिपीट हुआ था पुलवामा में। What do you think about it? और आप ये देखें कि कितना ये जाती पर्सनल पार्टी और हिंदू इंतहा पसंदी के लिए कि उसने अपने 40 फौजी बिल्कुल जो कोई सोच नहीं सकता। कम से कम पाकिस्तान में हम भी कांट इमेजिन कि मैं अपने ट्रुप्स को मरवा दूं अपने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। राइट। और उस वक्त भी जब ये इंसिडेंट हुआ, अगर आपको याद हो, तो चीजें निकली थी कि जी इनके मैसेज चल रहे थे कि ये होगा वो होगा, ये कर दिया। एक्चुअली इट वाज ऑल स्टेज ड्रामा। स्टेज पठानकोट ले लें, उड़ी ले लें, इवन अगर आपको याद हो तो बॉम्बे इंसिडेंट जो हुआ था, बाद में अजमल के साहब भी पता चला कि वो इंडियन नेशनल था, इंडिया के रहने वाला। बिल्कुल। तो इससे अब अंदाजा लगा ना, दिस स्पीक्स के हम अपना होमवर्क अच्छा नहीं करते। we don't expose कि what India is doing। और ये स्टेट ड्रामा हमने हमेशा वार्निंग दी है, उस वक्त भी दी। फिर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था जी कि जी आप हमें कोई एक्शनेबल एविडेंस दे दें। बिल्कुल। we will go all out and we find who the culprits before we can do। इन्होंने जाके वो एयर वॉल्यूशन की और जाके बालाकोट पे अटैक कर दिया, रिजल्ट कुछ भी नहीं कर सके। इशू ये है कि अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इकोनॉमिकली दे आर फेल्ड। कश्मीर में कश्मीरी नौजवान अब इनके फौजियों को मार रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद CAA, NRC, डेली रॉयट्स, फिर अब किसान की जो हो रहा है, अब फिर इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी बात हो कि फिर एक हम स्टेज ड्रामा करें और पाकिस्तान में अटैक करें। तो पाकिस्तान है वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अगर आपको याद हो उसके जब ये भी इंसिडेंट हुआ राइट, तो हमने इनके कैदी भी छोड़ दिया जो पायलट पकड़ा था जी। इनके चीफ ऑफ स्टाफ को वार्निंग रॉकेट्स फायर किए कि वी नो यू आर सिटिंग हियर इन द हेडक्वार्टर एंड वी लिविंग यू, मींस कि वी कैन डू एनीथिंग। सेकंड ये कि देखें नुसरत बात ये कि हमारी अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बात इस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मुझे याद आया कि उस ज़माने में भी हमने प्रोग्राम किया था और उस ज़माने में मैंने आपसे पूछा था एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि क्या हमारे वेपन्स या क्या हमारी आर्मी पोजीशन या डिफेंस पोजीशन ऐसी है कि हम इंडिया को फेस कर सकते हैं, और आपने कुछ कहा था आई वांट यू टू रिपीट दैट, क्योंकि आज भी ये घूम फिर के क्वेश्चन आता है। क्योंकि 2019 में भी उन्होंने कहा, अर्नब गोस्वामी ने कहा कि एक बड़ी खबर आएगी और एक बड़ा कोई कारनामा होने जा रहा है जी। नुसरत बात ये है, देखिए अगर इंडियन गवर्नमेंट को, इस इंतहा पसंद गवर्नमेंट को, इंडियन फौज को पता हो कि पाकिस्तान की फौज कमजोर है, दे विल नॉट वेस्ट अ मिनट टू अटैक पाकिस्तान जी। ये एक थंब रूल है। ओके। सेकंड ये कि हमारी आर्मी इज बैटल हार्डन्ड फॉर द लास्ट 30 इयर्स वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। हमने पूरे मुल्क से टेररिज्म खत्म कर दिया। जो काम एलाइड फोर्सेस की 51 कंट्रीज अफगानिस्तान में नहीं कर सकते, हमने खत्म कर दिया। सेकंड ये कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत बेहतर है। ओके, ठीक है। देन इंडियन आर्मी को अगर मैं कंपेयर करूं, दे आर अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल,
दे कैन किल ओनली दे कैन किल नहाते और पायलट कंसिडर लेते। सेकंड, उनकी ट्रूप्स को अपने कमांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो क्या कुछ फौजी कहते हैं जी हमारे से छोटे मील काम कराते हैं, हमें खाने के लिए देते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, और सुसाइड का भी उनके पास रुझान बहुत है। सेकंड, उनकी जो मदर्स हैं कैप्टन की जो मारे गए थे कारगिल में, उन्होंने कहा जी हम अपने बच्चों को कभी फौज में नहीं भेजते, जूतों समेत के नहीं थे भेज दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे देखें जो शहीद हैं, बिल्कुल उनकी मदर्स को देखें, पेरेंट्स को देखें, तो एक वो उनके बल्कि एक प्रोग्राम था मैंने देखा, वो कहते हैं पाकिस्तान फौज से हम नहीं लड़ सकते, इसलिए लड़ सकते कि पाकिस्तानी फौज को ये मुसलमान है, इनको शहादत का जज्बा है, हमें जिंदा रहना है, हम इनसे क्या मुकाबला करें। सो देयर इज नो कंपैरिजन। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे इनसे बहुत बेहतर है। इंडिया का एक इंच एरिया हमारी नहीं, ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ तक नहीं सिर्फ, बल्कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल के अलावा न्यूक्लियर टेक्निकल मिसाइल है। न्यूक्लियर टेक्निकल मिसाइल में लोकलाइज एरिया में हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे जो इंडिया के पास नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो बहुत बेहतर है। आई थिंक अभी 27 फरवरी को क्लियर हो गया। ठीक, वो खुद कहता है नरेंद्र मोदी, मेरे पास अगर राफेल जहाज होते तो हम ये कर देते, ठीक है। तो वो उससे आपको अंदाजा हो गया। इसलिए ये दे जस्ट कांट मैच इट एंड वी आर सफिशिएंट एक्सीलेंट फोर्सेस हमारी अपने मुल्क को डिफेंड करने। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये सब तमाम चीज़ें पूरी दुनिया के सामने है। जब हमारा जैसे डेवलपिंग कंट्री जो है वो अपने आप को ऐसे लेके चल रही है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंटेलिजेंस भी इन तमाम बातों से आगाह है और आगाह थी, पुलवामा अटैक के दौर में भी और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौर में भी। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, उन्होंने इंडिया का ही साथ दिया। और उसमें अक्सर लोगों की एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान को टारगेट करने से चाइना को टारगेट करना भी आसान हो जाता है। देखिए नुसरत, बात ये है आपके सामने EU डिसइंफो लैब जी इज अ क्लियर एग्जांपल जी। 15 साल से 750 वेबसाइट्स जी और डिफरेंट इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो दे आर वर्किंग, जो पाकिस्तान को चाह रहे हैं वो डिसइंफॉर्मेशन जी, बलूचिस्तान की प्रॉब्लम के लिए। पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म करता है, पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्द लेके जाते हैं, 101 चीजों को कहते हैं। दिस इज द रीजन कि उन्होंने उनके माइंड पॉल्यूट किए हुए हैं। सेकंड, अमेरिका को इंडिया इज नीडेड एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना यस अगेंस्ट पाकिस्तान। राइट, व्हाई पाकिस्तान? सीपैक। देखिए एक बात याद रखें जी, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। राइट, अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो हम अपने फैसले अपनी मुल्क की मुफादात we will be out of the range of IMF and World Bank जो अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं जी। दिस इज द इशू। फिर हमारी जियो स्टैटिक लोकेशन ऐसी है कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकता। और गवादर पे जाके तो आपको देखें कि चाइना को जब वो समुद्र के रास्ते जाता है अपना लॉजिस्टिक लेके, उसको 60 डेज लगते हैं, और काशगर से जब वो आता है गिलगित रास्ते गवादर पे, उसको लगते हैं 8 दिन। सी उसको कितना बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है। बिल्कुल, पूरा मिडिल ईस्ट ऑयल जो जाता है चाइना, वो अगर यहाँ से जाएगा 60% ऑयल जाएगा। ठीक, तो यूएई भी आपसे नाराज है क्योंकि उनको फर्क पड़ेगा, सऊदी अरब आपसे नाराज है। बट हमारे नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान ने 2 डिवीजन रेस किए हैं इसकी प्रोटेक्शन के, एंड वी विल एंश्योर दैट गवादर पोर्ट ऑपरेशन। ठीक है, सीपैक तो हम हमेशा से कहते रहे हैं कि गेम चेंजर होगा। अब उसके बारे में ज़रा खबरें आना कम हो गई हैं, यहाँ हमें लग रहा है कि चीज़ें शायद अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस, बट उसके बावजूद बलूचिस्तान में जो सेंटिमेंट है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है या पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म होती है, अक्सर उसकी कड़ियाँ हमें बलूचिस्तान से मिलती हैं, और बलूचिस्तान में पेनिट्रेशन ज़्यादा इंडिया की है। इस सिचुएशन को आप कैसे देख सकते हैं, या ये कब नॉर्मलाइज होगा हमारा ये सूबा? देखिए, सूबा इज ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज। 1-2% है लोग जिनको इंडिया ने अफगानिस्तान के थ्रू वहाँ पर उनको इन्वेस्ट किया। उनको जाहिर है कि वहाँ गुर्बत है, तो पाकिस्तान को चाहिए, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, कि बलूचिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस दे, इकोनॉमिक कंडीशन। अभी आपने सुना होगा ईरान को ऑयल बंद कर दिया जी, ठीक है। अब ईरान को ऑयल तो आपने बंद कर दिया, जो लोगों का रोजगार है, जो छोटे छोटे मोटरसाइकिलों पर कैन लेके बेचते हैं, वेयर विल दे गो जी। सो पहले आपको चाहिए कि एक इकोनॉमिक पैकेज निकालें। राइट, आप ये कहें जी कि ये लोगों का रोजगार था, ये 15,000 महीने का कमा रहा था, आप उसको 15,000 की, जो मैं कहता हूँ भेड़ बकरियां दे दो ना जी, जो चलाते हैं यही काम जी, तो वो अपने बिजी हो जाएंगे काम में। इससे सोचो इकोनॉमिक, एक बच्चा ठीक है पढ़ा लिखा है, जॉब नहीं है, पेरेंट्स बीमार हैं, बहन की शादी करनी है जी, बिल्कुल,
and he has no job. What right. he will go to वो अपने लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको कोई पैकेज देना है, कोई ऑल्टरनेटिव देने हैं, राइट. तो ये हमें चाहिए वहाँ पर. गवादर पोर्ट बन जाएगा तो बहुत जॉब निकलेंगे और ये बलोचियों को जॉब देनी चाहिए, ठीक है. और वो क्योंकि जहाँ पर ऐसी चीज होती है वहाँ एक्स्ट्रा केयर करें. फिर बलोचिस्तान के फैसले फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ बलोचिस्तान जाएं, वहाँ बैठें, ग्राउंड रियलिटी देखें एंड देन डिसाइड. और साथ ही साथ अफगानिस्तान से अमेरिका से हमें बात करनी चाहिए. लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है? अमेरिकन कंट्रोल. अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते हैं ड्यूरल लाइन के ऊपर, जो फेंसिंग नहीं करनी, मींस कि अमेरिका डजंट वांट, इसलिए कि अगर वहां से पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा यहाँ पर अमन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम इकोनॉमिक तरक्की शुरू कर देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी. ये वो नहीं चाहते. इसलिए बलोचिस्तान में हम इंडिया को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है बहुत. अफगानिस्तान में वहाँ दाइश को भी वो ट्रेन कर रहे हैं. अभी मलेशिया 700 लोगों का मलेशिया ले हैं, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं. वहाँ पर उनके अपने लोग बैठे हैं, ट्रेन करते हैं. सो इसके लिए पाकिस्तान हैज टू डू अ बिट एक्स्ट्रा, बट इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं है. इट इज अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल कर रहे हैं. अब वी वेरी होपफुल कि वेरी सून इंशाल्लाह बलूचिस्तान में. अच्छा, ये कमिंग बैक टू अर्नब गोस्वामी, मीडिया को इस तरह से इन्वॉल्व करना, पाकिस्तान में भी हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ रिपोर्टर्स, कुछ ना कुछ एंकर्स, कुछ ना कुछ किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर जाते हैं, लेकिन इस तरह से, इस अग्रेशन से हमने नहीं देखा. और इस तरह पॉलिटिसाइज करके या इस तरह पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के ये कितना फेटल हो सकता है? मीडिया को इस तरह यूज़ करना, एंकर्स को इस तरह यूज़ करना, और फिर ये पूरी कार्रवाई करना जिसमें बाकायदा अटैक्स शामिल हैं. देखिए, 5th जनरेशन वॉर इज अ पार्ट ऑफ मीडिया. जी. पाकिस्तान इज ऑलरेडी अंडर 5th जनरेशन वॉर जी, जिसमें आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज का अटैक देख लें, चाइनीज एम्बेसी देख लें, स्लीपर सेल पकड़ लें, ये बलूचिस्तान के इशू चल रहे हैं. तो जितना आप मीडिया पे अग्रेसिव यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि दे वांट कि पाकिस्तान शुड ओवर रिएक्ट. ठीक है, रॉ मीडिया उन्होंने किया हुआ है. कभी हमने पाकिस्तान ने कभी इंडिया कितना जिक्र नहीं. उनके इलेक्शन की मेन जो इलेक्शन कैंपेन होती है, ठीक है, हमारी नहीं होती है. तो इसलिए दी बहुत ही अनफेयर है. और फिर सबसे बड़ी बात है, इशू ये इंडियंस की है कि इंडियन वांट अ हेजेमोनिक, पूरे एरिया को ही द हेजेमोनिक डिजाइन, एंड पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री व्हिच इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन अचीविंग दोस ऑब्जेक्टिव्स. राइट. इसलिए पाकिस्तान के पीछे लगे हुए. हालांकि इस वक्त इंडिया टोटल आइसोलेटेड है. भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, आप देखें तो सब ने इसको छोड़ दिया. लेकिन वेस्ट उसको सपोर्ट करता है ना, क्योंकि उनको चाइना के लिए अच्छा. उन्होंने अभी मीटिंग हुई थी इंडिया में, जिसमें 2+2 की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका. दे हैव डिसाइडेड टू एनसर्कल चाइना. दे डोंट वांट कि साउथ चाइना सी में चाइना जाए. और चाइना के साथ जो उसको सपोर्ट मुल्क करते हैं वो उनके पीछे भी पड़े हुए, पाकिस्तान, ईरान भी है. तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम, वो एग्रेसिव हो रहे हैं. दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं, दुनिया को पता है क्या हो रहा है. दे नो ईच एंड एवरीथिंग इंडिया क्या करता है. इंडिया की तरफ से तो सोशल मीडिया पे भी आपने देखे होंगे वो छोटे छोटे आजकल प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें वहाँ के कोई रिटायर्ड हैं या बड़ी काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फिर बात जब करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी फसाद कराना हो तो हम वहाँ के मदरसे को यूटिलाइज कर लेते हैं, हम वहाँ की लिसानियत को उजागर कर लेते हैं, और हम वहाँ पर वो सारा टेक्निक बताते हैं, टैक्टिक्स बता रहे होते हैं. आपने देखे होंगे वो सेशंस. आपने सुना बोलते हैं कि जी वो क्या, हम शिया सुन्नी को लड़ा देंगे, मदरसे को कर देंगे. मौलाना फजलुर रहमान जैसे कम लोग हैं पाकिस्तान में. आप ये देखें ना कि इस वक्त ऑपोजिशन एनिमी का नैरेटिव ये है कि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान की फौज स्ट्रॉन्ग है, हम पाकिस्तान में उतार नहीं सकते. मिसाल के तौर पे इराक तबाह हो गया, फौज कमजोर थी. सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, यमन का हाल देख लें, अफगानिस्तान देख लें, फौज कमजोर थी, उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, सारी जगह बैठ गया. यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी खत्म कर. अब नैरेटिव ये है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की फौज और अवाम में जो एक एतमाद है उसमें वेज क्रिएट कर. ठीक है, फौज को कमजोर कर दें और खुदा न खासा फिर पाकिस्तान के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, ये टारगेट है.
अभी तक दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव, क्योंकि फौज अवाम साथ है, हुकूमत साथ है। तो इसको हमने नैरेटिव को लेके चलना है, और ये नैरेटिव को हमारी ऑपोजिशन बिल्कुल जो नहीं है कि नैरेटिव है ना वो लेके चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का आपने जिक्र किया, कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे। वो कश्मीर कमेटी या कश्मीर से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज थी या जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, उस दौर के बारे में भी बताइए। क्या मौलाना साहब की पॉलिसी या उनका इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट ऐसा था जिसकी वजह से आज कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया का ये जो ट्रायंगल है ये इस तरह क्रिएट हुआ है? पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान ने जितना नुकसान पहुंचाया, पहले तो कश्मीर कमेटी, क्योंकि उनके हैं पर्सनल इंटरेस्ट जी, उनको परमिट चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको जायदाद चाहिए। अब जब नैब ने उनके निकाले हैं, देखे ना, एक जी आदमी है जिसके पीछे जायदाद, उसका बिजनेस कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, तो उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? somebody is feeding, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट ने फीड किया, कब अब उनको बेनामी सारी चीजें हैं। अब वो प्रेशर ये डाल रहे हैं किसी तरीके से कि जी बस मैं ये कर दूंगा, फौज को मैं ये कर दूंगा, और इसलिए कि इनके पीछे से हाथ डाल के सेम इज गोइंग टू पीएम का जी, सारे डैम में फंस गए हैं। एक अब नए कोर्ट्स बन रहे हैं, 1-2 महीने में डिसीजन आने, ये प्रेशर डाल रहे हैं कि वो भी ना किया जाए। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये ऑपोजिशन का एग्जैक्ट ही है वो जो इंडिया के अंदर। ओके, मैं ये नहीं कहता कि जान के इनएडवर्टेंटली, आई वुड से पोलाइटली, लेकिन दे मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया क्या देख रही है। एक जान के तो खैर ब्रिगेडियर साहब बहुत सारी चीजें की गई हैं, हम सब जानते ही हैं कि किसने किसको क्या प्रोवाइड किया, कौन किससे सिंपैथीज करने आया, किसने किसको क्या कंडोलेंस पेश की। मोदी साहब जो है वैसे तो पाकिस्तान की किसी दुख में किसी चीज में शरीक नहीं होते, और शादियों में या कंडोलेंस करने या दुख में कैसे शिरकत हो जाती है उनकी। बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि देखें, ऑपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिक करना, जो मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कीजिए। अपनी इकोनॉमिक ये प्रॉब्लम है, सेहत की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आपको लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, महंगाई बिल्कुल, नोबडी इज टॉकिंग दैट। इमरान खान को हटाना है, फौज के खिलाफ बात, उसके बाद जीएचक्यू के खिलाफ बात, मींस यही इंडिया चाहता है, यही इंडिया की पॉलिसी हम चल रहे हैं। दिस इज वेरी अनफेयर, ये नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर अभी जो ये दिन आ रहे हैं, दे हैव टू वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रिक्ट कि इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को कोई मदरसे का बच्चा लाने की इजाजत नहीं है। वहाँ बच्चे गए तालीम के लिए जी, दीनी तालीम के लिए, वहाँ पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा है उनको आलिम दीन बनाने के लिए, बट नॉट कि सड़कों में लाके उनको। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और कश्मीर के हवाले से लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्या करना चाहिए अब? देखिए, कश्मीर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की, उनका कोई भी जो बच्चा औरत बड़ा शहीद होता है वो उसको पाकिस्तान में चाहिए जी। इसलिए हमें ये चाहिए कि ये 5 अगस्त को तो जो लेती है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। यूनाइटेड नेशन में दोबारा जाना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन मिनिस्टर को, ही मस्ट मूव आउट ऑफ द कंट्री और जाके 5 परमानेंट मेंबर्स, हमारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को बताएं। पार्लियामेंटेरियंस अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जी, वो दे शुड गो फ्रॉम सेनेट एंड पार्लियामेंट से नेशनल असेंबली, उनको भेजें डिफरेंट कंट्रीज में, इस्लामिक मालिक में, जाके बताएं कि ये जुल्म हो रहा है, ये जेनोसाइड हो रहा है। बिल्कुल। और फिर एक और मैं बताऊं, कश्मीर की यूनाइटेड नेशंस के जनमा के रूल्स हैं कि अगर किसी मुल्क पे कब्जा कर ले तो वहाँ की आर्म स्ट्रगल इज लेजिटिमाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो किसी को कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं हमारी मदद करें, तो पाकिस्तान अगर उनकी मदद करता है ये भी अलाउड है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान को जब तक ये पाकिस्तान की मटेरियल सपोर्ट नहीं करता, वी मस्ट सपोर्ट देम। इस वक्त नौजवान बुरहान वानी के बाद वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान वाले, वो बहुत सारे बुरहान वानी बन गए, तो उनको सपोर्ट चाहिए। उनके तो बच्चे में अब जो फीलिंग है वो आप सालों उसको निकालने में मुश्किल होगी। मुफ्ती महबूबा और फारूक अब्दुल्ला यूनियन को सपोर्ट, अब तो सारे अब वो भी नहीं करते। दिस इज अ टाइम कि एक अपना नेशनल स्टांस है, वी हैव टू स्टैंड, वी मस्ट सपोर्ट। और पाकिस्तान जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं उनके वादों तो ही हैज टू प्रूव, और उसके फॉलोअप में जो चीजें है ना वो जरूरी चाहिए। हम बातें करके भूल जाते हैं, दैट शुड नेवर। मुझे तो सिर्फ इस बात की हैरानी है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक टाइज हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो, वो तो तमाम चीजें अपनी जगह,
मगर हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ तो एनिमल राइट्स का भी बड़ा प्रचार है। और कश्मीर में पैलेट गन से, बैंड वेपन से निहत्ते कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अब ये देखेंगे जब एपीएस का इंसिडेंट हुआ, जब पाकिस्तान ने टेररिस्ट पकड़े, उनको सजाए मौत दी, उसके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस जी वो आगे जी कि आप ये जुल्म करते हैं, इमेजिन करें। और जो इंडिया में हो रहा है कश्मीरियों के साथ, नोबडी डूइंग। इसलिए ये देखें, लीग ऑफ नेशन बनी थी 19 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जी मुल्कों की झगड़े हम फैसले करेंगे। नई कामयाब हुई 1945 में जब ये सेकंड जंग खत्म हुआ, उसके बाद बन गई आपकी ये यूनाइटेड नेशन। काम क्या था? यही कि मुल्कों के फैसले लड़ाई से बगैर हल करेंगे। बट अभी अमेरिकन ये क्योंकि फंडिंग करते हैं, टोटल उनका कंट्रोल है, अपनी मर्जी से अपने पसंद के फैसले करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्क जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, हमें भी एक नेटो की तरह क्यों नहीं फोर्स बना सकते? बिल्कुल, अगर नेटो वो बना सकते, एक ओआईसी बनी थी, उसके बाद कितने मसले हुए थे, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, व्हाई कांट वी हार्मोनाइज? बिल्कुल। और आप अपना एक इस्लामिक बैंक बना लें, इस्लामिक ये आप इंडस्ट्री बना लें वेपन की, और फौज स्ट्रॉन्ग करके देखें व्हाट हैपेंस। ये खैर एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि अब जो मुस्लिम ममालिक में हो रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक डिवाइड हो रहे हैं और जिस तरीके से उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, आई थिंक वो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है जिस पे हम ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंडिया का चेहरा तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज की डिस्कशन से मज़ीद चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से उम्मीद है आपके सामने आई होंगी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।